Assalamu alaikum. Welcome to the compiler construction course in lecture number 11. In last lecture we discussed the basic introduction of the parser, and we discussed the role of the parser and what do the parsing processing. लास्ट लेक्चर में हमने पार्सिंग को डिटेल से डिस्कस किया था और बल्कि इनिशियली स्टार्ट किया था कि पार्सर बेसिकली सिंटैक्टिकली हमारे टोकन्स को देखता है या सिंटैक्स एनालिसिस करता है, और दूसरा जो बुनियादी मकसद कि सिमेंटिकली हमारे टोकन्स को देखता है और उसका सिमेंटिक एनालिसिस करता है। मुझे उम्मीद है कि आपने ये टॉपिक अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आज हम आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे पार्सिंग के हवाले से, और क्योंकि अब हम ये पढ़ना चाहते हैं कि ये पार्सिंग एक्चुअली होती कैसे है, ये हमारा आज का मोटिव है और फर्दर आगे कई लेक्चर्स में हम यही डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि बेसिकली हम पार्सिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग ए डेरिवेशन फॉर सम सेंटेंस। ये चीज़ हम देख रहे हैं आज कि एक पार्सिंग जो होती है वो बेसिकली ऐसा प्रोसेस है जो एक सेंटेंस में से कोई डेरिवेशन को निकालती है या डिस्कवर करती है। ये डेरिवेशन क्या होती है ऑलरेडी CFG के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं, या जिसको हम प्रोडक्शन रूल भी कहते हैं, वो बेसिकली अप्लाई करती है। मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द सिंटैक्स, एक ग्रामर जी जिसको हम कह रहे हैं। अब क्योंकि हम प्योरली ये ऑटोमेटा बेस्ड हो चुके हैं यहाँ पे, जिसमें हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के कोर्स में। उसको अगर आप समझना चाहते हैं तो ऑलरेडी हम उस कोर्स को अपलोड कर चुके हैं अपने इस मैक्रोटेक के चैनल पे। आप वहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग CFG के लेक्चर सुन सकते हैं। इसके अलावा हमने कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के अंदर भी एक लेक्चर CFG के ऊपर कवर किया हुआ है, तो मुझे उम्मीद है अब आप इसके बारे में बेहतर तौर पर जानते हैं। एल्गोरिदम फॉर द टेस्टिंग मेंबरशिप इन द लैंग्वेज ऑफ जी। बेसिकली ग्रामर हमारे पास जी है और एक लैंग्वेज जो है वो इस ग्रामर को सेटिस्फाई करती है, तो इसका हम इसको यूँ लिखेंगे कि लैंग्वेज ऑफ जी। सही है। अब यहाँ पे आपके सामने एक CFG दिखाई है जिसमें 4 टपल्स हैं, यानी SNTP। बेसिकली S जो है वो स्टार्ट सिंबल होता है, N नॉन टर्मिनल बेस्ड होता है जैसे कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं, T इज़ ए सेट ऑफ टर्मिनल्स, P इज़ ए सेट ऑफ प्रोडक्शंस यानी प्रोडक्शन रूल्स। वाई नॉट द रेगुलर एक्सप्रेशन, क्या हम इस स्टेज के ऊपर रेगुलर एक्सप्रेशन क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? रेगुलर लैंग्वेजेस डू नॉट हैव द इनफ पावर टू एक्सप्रेस द सिंटैक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, के रेगुलर एक्सप्रेशंस में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो हमारी पूरी लैंग्वेज के सिंटैक्स को रिप्रेजेंट कर सकें, प्रेजेंट कर सकें, क्योंकि आप ऐसे समझ लें कि उसके अंदर कैपेबिलिटी ही नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे CFG का इस्तेमाल कर रहे हैं। Finite automaton cannot remember the number of times it has been visited the particular state. बेसिकली आप ये देखें कि एक ऑटोमेटा अगर हमने बनाया है, यानी FA जिसको हम कह रहे हैं, आप उसमें एक लैंग्वेज को चेक करने के लिए या इनपुट को चेक करने के लिए कि ये इस लैंग्वेज का हिस्सा है, तो आप उसको प्रोसेस करते हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे, दूसरी से तीसरी स्टेट पे मूव करते चले जाते हैं इनपुट करवा के। क्या मुझे आप ये बता सकते हैं कि उसके अंदर इस चीज़ का कहीं रिकॉर्ड होता है कि आपने एक स्टेट को विज़िट कितनी बार किया है? यानी अगर आप A स्टेट से B स्टेट पे जा रहे हैं किसी भी इनपुट लेटर के अगेंस्ट, तो ये कितनी दफ़ा जा रहे हैं? लूप लगा हुआ होता है एक स्टेट पे, आप उसको कितनी दफ़ा विज़िट करते हैं? ये चीज़ मैं कहीं स्टोर नहीं करता। वहाँ पे मेरा मकसद ये होता है कि मेरे पास एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को देख के मैंने ये चंद जो स्ट्रीम आई है इसको देखना है कि ये एक्सेप्ट हो रही है या नहीं हो रही। तो मैं वैसे वैसे जितने मेरे पास पॉसिबल पाथ होते हैं ट्रांजिशन के, मैं मूव करता चला जाता हूँ, और फाइनली मुझे अगर कोई फाइनल स्टेट मिल जाती है तो कह देता हूँ कि एक्सेप्ट हो गई है। अगर फाइनल स्टेट नहीं बनती तो मैं कहता हूँ कि वो स्ट्रिंग रिजेक्ट हो गई है।
कहीं पे इस चीज़ का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रखी जाती कि अगर मैं ए स्टेट को विज़िट कर रहा हूँ तो कितनी बार कर रहा हूँ, बी स्टेट को विज़िट कर रहा हूँ तो कितनी बार कर रहा हूँ, सी स्टेट को विज़िट कर रहा हूँ तो कितनी बार कर रहा हूँ। तो ये इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, एंड दैट सेट्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसलिए ये लिमिटेशन आप इसकी कह लें कि रेगुलर लैंग्वेजेस या रेगुलर एक्सप्रेशन या फाइनाइट ऑटोमेटन, ये वो चीज़ें हैं जिसमें हमें इस चीज़ की जो एडवांटेज है वो नहीं मिलता। यहाँ पे अब क्योंकि CFG की चंद एग्जांपल्स हम कवर कर लेते हैं, पहले भी हमने डिस्कस की हैं, आज फिर देख लेते हैं। तो CFG की एग्जांपल ये आपके सामने है। ये बेसिकली एक रियलिस्टिक एग्जांपल है, शीप नॉइस, और यानी बेसिकली भेड़ का बोलना, और हम ये एक नॉन टर्मिनल है और इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, या इसका जो प्रोडक्शन रूल है वो शीप नॉइस बा या सिर्फ बा से रिप्लेस कर सकते हैं इस शीप नॉइस को। तो CFG डिफाइन द सेट ऑफ नॉइजेज शीप मेक, यानी जो शीप नॉइस जनरेट करती है उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वी कैन यूज़ द शीप नॉइस ग्रामर टू क्रिएट द सेंटेंसेज, वी यूज़ द प्रोडक्शन एज द री राइटिंग रूल्स। तो ये प्रोडक्शन को री राइट रूल करना कैसे होता है ये देख लें। यहाँ पे अब हम बेसिकली रूल हमारा ये है, पहले तो कोई रूल नहीं है क्योंकि हम शीप नॉइस से स्टार्ट कर रहे हैं। तो शीप नॉइस को मैं बा से रिप्लेस कर सकता हूँ या शीप नॉइस बॉ से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ये एक सेंटेंशनल फॉर्म बन जाती है। ये सेंटेंशनल फॉर्म है बेसिकली, ये वो होती है कि अभी अनकम्प्लीट है, अभी कंप्लीट होना है इसने, इसलिए इसको सेंटेंशनल फॉर्म कहा जाता है। तो आगे फर्दर जो हम CFG में डिस्कस करेंगे ये फ्रीक्वेंटली टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होगी, इसलिए इसको आप इसी स्टेज पे देख लें। आप देखें कि बेसिकली एक पहला तो वो बन गया। दूसरा ये हो सकता है कि शीप नॉइस को मैंने रूल नंबर 1 से रिप्लेस किया तो शीप नॉइस बा, ठीक है, और फिर मैंने आगे शीप नॉइस को फिर बा से रिप्लेस किया तो ये बा और बा बन गया, ठीक है। ये एक और फॉर्म हो गई। एक और सेंटेंशनल फॉर्म अगर आप देखें तो शीप नॉइस को मैं पहले 1 अप्लाई किया तो शीप नॉइस बा हो गया, उसके बाद फिर मैंने इस शीप नॉइस को फिर शीप नॉइस बा के अंदर रिप्लेस किया, और फाइनली फिर रूल नंबर 2 अप्लाई करके इस शीप नॉइस को बा में रिप्लेस किया तो बा बा और ये बा इस तरह बन जाता है। इसी तरह आप और भी सेंटेंशनल फॉर्म कई बन सकती हैं। आप शीप नॉइस को आगे 5 दफ़ा 1 अप्लाई करें प्रोडक्शन रूल, फिर उसके बाद 2 अप्लाई करें तो ये और बढ़ती जाएगी। तो इस तरह आप देखें कि मेरे पास जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको मैं 1 बाय 1 इस्तेमाल करता चला जाऊंगा और मेरे पास एक नई सेंटेंशनल फॉर्म आती चली जाएगी। तो ये एक सॉलिड एग्जांपल होती है इस चीज़ को समझने के लिए। While it's the cute, this is the example quickly runs out the intellectual steam। मतलब ये एक ऐसी एग्जांपल है जिसको आप इजीली इंटेलेक्चुअल समझ सकते हैं। To explore the usage of CFGs, we need the more complex grammar। तो आगे हम एक और कॉम्प्लेक्स ग्रामर देखते हैं। यहाँ पे अब आप देखें कि हमारे पास एक ग्रामर है, 1 रूल है EXPR to EXPR। पहले भी हमने ये देखी है EXPR, OP और EXPR। EXPR is replaced with the num, EXPR is also replaced with the IT। अब इसमें आप देखें कि OP जो है वो एक नॉन टर्मिनल है, उसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ आगे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई इन ऑपरेटर्स से। तो ये आप देखें कि 7 प्रोडक्शन रूल्स हैं और इनकी आप 1 बाय 1 देख सकते हैं। ग्रामर रूल्स इन ए सिमिलर फॉर्म वेयर द फर्स्ट यूज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अल्गोल 60 लैंग्वेज। अगर आप हिस्ट्री से कुछ तजस्सुस रखते हैं तो फिर आपको पता होगा कि एक लैंग्वेज बनी थी अल्गोल 60 के नाम से। बेसिकली ये ग्रामेटिकल रूल्स जो इस्तेमाल हुए हैं CFG में, ये अल्गोल 60 लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल हुए थे, और इसको बेसिकली एक फॉर्म कहा जाता है बैकस-नॉर फॉर्म या बैकस-नॉर फॉर्म, BNF फॉर्म इसको कहा जाता है। तो ये एक स्पेशल फॉर्म है। बैकस-नॉर फॉर्म
was developed by the John Backus adopted by the Peter Knorr for the ALGOL 60 report। तो ये एक फॉर्म बनी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, पिछली लैंग्वेजेस में हमने डिस्कस किया है, अभी भी हम आगे देखते हैं। एंड दस टर्म द Backus-Knorr फॉर्म दैट इज़ कॉल्ड द BNF फॉर्म। तो इसको हम देखते हैं। यहाँ पे अब आप देखें कि एक एग्जांपल मैंने आपको दी है। अब ये डेरिवेशन अब आपके सामने आ गई है कि ग्रामर टू ड्राइव द सेंटेंस x y -2 मल्टीप्लाई बाय y, ये एक एक्सप्रेशन है। इसको मैं बेसिकली इस तरह लिख सकता हूँ कि EXP, अब ये आप देखें कि ये सेंटेंशनल फॉर्म है कि EXPR है। EXPR को आगे मैं XEXPR OP EXPR से रिप्लेस कर सकता हूँ। फिर आगे बेसिकली एक दूसरा रूल है, उसमें मैं यहाँ पे सेंटेंशनल IDEX यानी मैंने उस ग्रामर को इस्तेमाल करके EXPR को EXPR OP EXPR से रिप्लेस किया, फिर EXPR को आगे ID से रिप्लेस किया, फिर आगे इस OP को माइनस से रिप्लेस किया, फिर उसके बाद EXPR को EXPR OP से फिर रिप्लेस किया। तो इस तरह मैं जैसे जैसे प्रोडक्शन रूल इस्तेमाल करता जा रहा हूँ, मैं साथ उसका नंबर भी बताता जा रहा हूँ। तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आगे मैं क्या करता हूँ कि इसको आप देखें यहाँ से कि अब EXPR को फर्दर मैं फिर नम से रिप्लेस कर देता हूँ, जो कि मेरा 2 वाला रूल था। उसके बाद मेरे पास रह गया OP और EXPR। उसके बाद मैं रूल नंबर 6 इस्तेमाल करके OP को मल्टीप्लाई से रिप्लेस कर देता हूँ। उसके बाद मेरे पास फाइनली रह गया EXPR, इसको मैं फर्दर फिर आगे ID से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो इस तरह आप देखें X मेरा आइडेंटिफायर है, फिर माइनस, फिर आगे 2 जो है वो नंबर है, फिर मल्टीप्लाई है और फिर Y है, तो वो एक बेसिकली आइडेंटिफायर हो गया। तो ये आप देखें कि इस तरीके से मैं सेंटेंशनल फॉर्म बनाता चला जा रहा हूँ और एक मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया। एंड सच ए प्रोसेस ऑफ री राइट इज़ कॉल्ड डेरिवेशन। यानी यही चीज़ बेसिकली जब हम एक नॉन टर्मिनल को किसी दूसरे नॉन टर्मिनल या टर्मिनल या रूल की मदद से रिप्लेस करते हैं, तो इसी को बेसिकली डेरिवेशन कहते हैं। सच दैट द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग ए डेरिवेशन इज़ कॉल्ड पार्सिंग। और यही चीज़ बेसिकली कि कौन सा रूल रिप्लेस करना है एट द करेक्ट टाइम ऑन द एक्यूरेट टाइम, तो वो बेसिकली यही प्रोसेस कहलाता है पार्सिंग का, और यही अमल जो है वो इसके अंदर होगा। तो यहाँ पे वो डिनोट द डेरिवेशन अब हमारी बनी कि EXPR इनटू द मल्टीप्लाई ID नम और मल्टीप्लाई बाय ID। तो इस तरह एट ईच स्टेप वी चूज़ ए नॉन टर्मिनल टू रिप्लेस। तो इस तरह आप हर स्टेज के ऊपर ये चीज़ देखेंगे कि किस तरीके से उनको रिप्लेस किया जा सकता है। डिफरेंट चॉइसेस कैन लीड द डिफरेंट डेरिवेशन। मुख्तलिफ तरह की चॉइसेस होती हैं, हम उनको मुख्तलिफ तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली डेरिवेशन की 2 टाइप्स हैं, लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन। सबसे पहले लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन में हम जो मोस्ट लेफ़्ट साइड पे नॉन टर्मिनल होता है उसको हम रिप्लेस करते हैं। यानी हमारे पास सेंटेंशनल फॉर्म है एक, उसकी जो लेफ़्ट साइड पे नॉन टर्मिनल सबसे पहले वही रिप्लेस होगा। फिर उसके बाद हम यानी लेफ़्ट साइड से हम स्कैनिंग करते चले जाएंगे और उसको रिप्लेस करते जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग ग्रामर रूल या प्रोडक्शन रूल अप्लाई करके या डेरिवेशन। तो इसको हम लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन कहते हैं। ऑन द अदर हैंड राइट मोस्ट डेरिवेशन में हम यही प्रोसेस राइट साइड से करते हैं। यानी सेंटेंशनल फॉर्म की राइट साइड पे जो पहला नॉन टर्मिनल होगा उसको हम रिप्लेस करेंगे एंड फर्दर फिर आगे राइट साइड से ही रिप्लेस करते हुए हम लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे। तो इस तरह हमारा मुकम्मल हो जाएगा। तो इस तरह की दोनों जो एग्जांपल्स हैं, प्रोसीडिंग वाज द लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन एंड द राइट मोस्ट डेरिवेशन। तो ये सारी चीज़ें अब आपके सामने हैं। यहाँ पे अब आपको मैंने लेफ़्ट वाली तो मैं पहले दिखा चुका हूँ, जो पहले वाली थी वो लेफ़्ट वाली थी क्योंकि मैं उसको लेफ़्ट साइड से रिप्लेस कर रहा था। इसको मैं अब राइट साइड से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो ये भी आप देख लें कि कैसे होगा। यहाँ मैंने EXPR को सबसे पहले EXPR OP और EXPR से बदला। अब मैं देखें पहले मैंने यहाँ से शुरू किया था, EXPR को नीचे की तरफ गया था, अब मैं यहाँ से राइट साइड से शुरू कर रहा हूँ।
तो राइट साइड से बेसिकली मैंने इसको आगे ID से बदला EXPR को, फिर आगे इस OP को मल्टीप्लाई से बदला, फिर EXPR को EXPR OP EXPR से चेंज किया, फर्दर फिर मैंने आगे EXPR को नम से बदला, OP को मैंने माइनस से बदला और फाइनली EXPR को मैंने फिर आइडेंटिफायर यानी ID से बदला। तो इस तरह आप देखें तब भी वही मेरे पास एक्सप्रेशन आ गई है। तो रिज़ल्ट बहुत सेम निकलते हैं, तरीक़ाकार डिफरेंट है, लेकिन आगे चल के इनको हम डिटेल से एनालिसिस भी करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि बोथ केस वी हैव द सेम एक्सप्रेशन, तो ये दोनों केसेस में हमारे पास सेम आती है। द टू डेरिवेशन प्रोड्यूस द डिफरेंट पार्ट्स ट्री, यानी इन दोनों को अगर आप देखें कि अगर इनके पार्ट्स ट्री बनाएं जो कि ऑलरेडी आप समझते हैं तो ये बिल्कुल डिफरेंट बनते हैं, यानी रिजल्टेंट हमारे पास एक्सप्रेशन तो सेम आ रही है लेकिन इनके जो पार्ट्स ट्री हैं वो डिफरेंट बनते हैं। द पार्ट्स ट्री इम्प्लाई द डिफरेंट एवल्यूएशन ऑर्डर, और पास ट्री को फिर हम आगे हल भी डिफरेंट सिनेरियो में करेंगे क्योंकि डिफरेंट पास ट्री बने हैं तो उनको फिर सिनेरियो भी उनका डिफरेंट होगा। तो अगले लेक्चर में हम इनकी एग्जांपल्स देखेंगे, लेफ़्ट मोस्ट और राइट मोस्ट के दोनों के पास ट्री आपके सामने बनाएंगे और फिर उनका फ़र्क देखेंगे कि क्या दोनों में फ़र्क आ रहा है, और फाइनली फिर हम उनको इवेलुएट भी करेंगे कि वो क्या उनके ऑर्डर में डिफरेंस आता है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। आज के लेक्चर में बेसिकली हमने पार्सिंग को आगे लेके गए और उसमें फ़र्दर जो डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट है या CFG का इस्तेमाल है, और बैकस नॉर्म फॉर्म जो है वो BNF नॉर्म फॉर्म कैसे लिखते हैं, सेंटेंशनल फॉर्म क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। और फाइनली हमने डेरिवेशंस को डिटेल से देखा कि लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन क्या होती है, इनमें क्या फ़र्क है, उसको हमने एग्जाम्पल के ज़रिए देखा और ये इस नतीजे पे पहुँचे कि इनके पास ट्री जो हैं वो डिफरेंट बनते हैं, और चाहे उनका रिज़ल्ट सेम आए लेकिन पास ट्री हमें डिफरेंट देखने को मिलेंगे। ऑफ कोर्स उनकी इवैल्यूएशन में डिफरेंस आएगा। तो इसके साथ हम आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।